गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर, और याद होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक हम पढ़े थे। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन कुछ फाइंड आउट किए थे, C इक्वल्स इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और बात किए थे कि A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स है, D डिस्टेंस है, इप्सिलॉन नॉट उसका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या होगा, बात तो होना चाहिए अभी उसमें डाइलेक्ट्रिक रखना चाहिए, मीडियम रखना चाहिए, लेकिन उसके पहले कुछ बातें और करेंगे, जैसे प्लेट्स के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, आप जब चार्ज ला रहे हो तो उसको लाने में क्या वर्क डन हो रहा है, यानी उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर किया हुआ है। इन सब के बारे में आज के क्लास में बात होगी और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो फोर्स एक्टेड ऑन निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जैसे आपकी इच्छा हो। तो सबसे पहले एक प्लेट मिटा दिया, लेकिन फिर से बनाएंगे इसको, घबराइए नहीं। दूसरा प्लेट भी हमने यहां रखा, एक पर प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू। इसे किया, एक मिनट रुक जाओ, इसे किया अर्थ। याद है अर्थ क्यों किया रहे थे, आपको मालूम भी होगा, पता तो है ही आपको। अब सोचो, फोर्स अगर माइनस क्यू पे निकालना है हमको, या प्लस क्यू पे ही क्यों ना निकालना, उससे मैटर नहीं करता। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। यानी जब हम फोर्स निकालने की बात करें तो हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, और उसके कारण फोर्स देखना है। तो F इक्वल्स होगा माइनस क्यू इंटू ई। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ध्यान से क्यू ई होगा, डायरेक्शन के हिसाब से माइनस क्यू ई हो। अब E का वैल्यू क्या रखें, तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर E का वैल्यू तो हम जानते हैं, ये सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट है, 2 को भी हटा दें, ऐसा ही कुछ है क्या, देख लीजिए, है ना, वेरी गुड। लेकिन ये सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हम फील्ड नहीं ले सकते हैं, और उसका रीज़न सुनते हैं। देखिए सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट आपको इस पॉइंट पर फील्ड था, ये याद होगा, और वो फील्ड दोनों के कारण था, यानी ये प्लेट 1 और अगर मान लो इसको हम 2 कर दें तो 1 और 2 के कारण इस पॉइंट पर फील्ड था, ठीक है। लेकिन अगर हमने सिर्फ फोर्स निकालना, जैसे मान लो ये चार्ज Q है और मतलब Q2 R डिस्टेंस पे, अगर आपसे पूछेगा कि Q1 पर फोर्स निकालना है, आप क्या करोगे, आप Q2 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, जो कि होगा KQ1 अपॉन R स्क्वायर होगा, और आप फोर्स के लिए क्या अप्लाई करोगे, तो एक्चुअली Q2 कारण निकालना, तो Q2 फोर्स के लिए क्या अप्लाई करोगे, तो इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही करते थे ना हम लोग, यानी जिस पर फोर्स निकालना होता है उस पर देखते हैं उसके आसपास के चार्ज के कारण फील्ड। अगर मान लो कई सारे चार्ज होते तो नेट फील्ड उसका हम बात करते, इस पर इसका अपना फील्ड नहीं। वेरी गुड, ठीक है। तो वैसे ही ये जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड है वो 1 और 2 दोनों के कारण है, यानी प्लस क्यू वाले प्लेट के कारण और माइनस क्यू वाले प्लेट के कारण, और हमें सिर्फ जिसके कारण फोर्स है, उस जिसके कारण फोर्स निकाल रहे हैं उसका फील्ड लेना होता है। तो हम करेंगे क्या, फील्ड यहां पर यूज करेंगे इसके कारण EQ का, मान लो इसको 1 हम रहने ही देते हैं, तो इसका फील्ड कितना होगा हमारा, K सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव का फील्ड। तो फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा इज कंसिडर्ड एज Q अपॉन A, दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट A, ये F का फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, डायरेक्शन के साथ अगर समझा जाए तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए माइनस लगा हुआ है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें जो हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड में, तो वो ये रिजल्ट होगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये फोर्स है। अगर कोई पूछेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में क्या फोर्स लगता है, देन यू कैन से इट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। नोट इट। हो गया नोट। अब देखो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट। एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या एनर्जी स्टोर्ड है वो हमें बताना है, या पोटेंशियल एनर्जी जो भी कहें, लेकिन हम लोग एनर्जी ही बोलते हैं। वो आपको मालूम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ही होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ठीक है। क्या होगा, देखो फाइनल चार्ज जो है यहाँ पे प्लेट्स पे वो कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना। फाइनल चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये एक बार में तो नहीं आ गया होगा। चार्ज धीरे धीरे स्टोर हो रहा है ना, धीरे धीरे वो चार्ज स्टोर हो रहा है और ये एनर्जी स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, अभी मान लो कुछ नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब हम मान लो इसको डी क्यू चार्ज दिए तो इस पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस डी क्यू, होगा ना। मतलब शुरुआत में कुछ चार्ज दिए हम डी क्यू। ठीक है, वैसा ही करते करते इस पे चार्ज ले आए क्यू और इस पे चार्ज आ गया मेरा माइनस क्यू। ठीक है, अब मतलब डी क्यू चार्ज हमेशा हम देते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब डी क्यू चार्ज हमेशा कुछ कुछ देते जा रहे हैं हल्का। ठीक है, करते 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 पहले थोड़ा चार्ज दिए, फिर थोड़ा चार्ज दिए, फिर थोड़ा चार्ज दिए, इस तरह करते करते हमने इस पर चार्ज दे दिया प्लस क्यू। ठीक है, अभी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लिए हैं, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस d है, एरिया a है, तो c का फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एंड इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। बताया भी हम इसके पहले भी कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप चार्ज डी क्यू भी रखा था तब भी आपका जो कैपेसिटेंस c है वो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी आएगा ना, c ही रहेगा। ठीक है, और अब आप इस पर धीरे धीरे चार्ज करके क्या लेके चले आए हैं, प्लस क्यू। अब जब सही आप वहां पे प्लस क्यू चार्ज ले आए हैं, इफ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द राइट प्लेट, अब इस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू बाई सी, है ना। दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी। अब इस क्यू बाई सी पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम डी क्यू चार्ज देते हैं, मोर चार्ज इज गिवन, अगर ऐसा होता है तो इसके केस में जो डी डब्ल्यू जो छोटा वर्क डन होगा वो वी इंटू डी क्यू होगा। क्यू इंटू वी वर्क डन होता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। और अब करना क्या है, आपको वर्क डन निकालना है। जब उस पर आप टोटल चार्ज क्यू दे दिए, टोटल चार्ज कितना दे देना है हमको, इस पर टोटल चार्ज प्लस क्यू देना है। कहाँ से, जीरो से उठाकर प्लस क्यू चार्ज दे देंगे। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से मेरा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई सी इंटीग्रेशन जीरो से क्यू, क्यू डी क्यू, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 होगा ना, और जीरो से 2 तो यानी क्यू स्क्वायर बाई 2 कैपिटल माइनस जीरो का स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर बाई 2, यानी डब्ल्यू यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स होता है सी वी, Q इक्वल्स क्या होता है, सी वी। तो अगर हम Q के जगह पे सी वी रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा U का एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, और सी वी को हम लोग Q कहते हैं तो इसलिए एक और रिजल्ट आ जाएगा हाफ ऑफ क्यू वी, या फिर एक और आ जाएगा हमारा U इक्वल्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। देखिए इन दोनों फॉर्मूले की बात करते हैं हम,
जो आपका फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, ये तब यूज होगा जब v कांस्टेंट हो। ठीक है, v कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब q कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर ये फॉर्मूला यूज करिएगा। u निकालने के लिए आसान रहेगा, पता करेंगे कहाँ u को v कांस्टेंट होता है और कहाँ q, इसके बाद एक बात में करेंगे हम लोग। लेकिन ये याद रखना है कि जब आपका v कांस्टेंट हो तो हम फॉर्मूला जो यूज करें वो हाफ सी वी स्क्वायर हो, और जब आपका q कांस्टेंट हो तो हम फॉर्मूला जो यूज करें वो q स्क्वायर अपॉन 2c हो। ठीक है, क्योंकि c तो हमेशा कांस्टेंट होता है। नोट इट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गो फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक। हो गया नोट? चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्चुअली नया क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ही देखते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। इसको मिटा देना, क्योंकि जब इसको पढ़ लिए तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, उसको पहले ख़त्म ही कर लिया जाए तो आसान होगा, फिर बाद में समझाने में दिक्कत हो जाता है। याद होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग में एक पढ़ा था चार्ज करने का मेथड, है ना, चार्जिंग का मेथड पढ़ा था, जिसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था, और एक चार्जिंग बाय कंडक्शन था। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन आप लोग पढ़े, याद है, जहाँ पे Q इंड्यूस्ड इक्वल्स टू Q इंड्यूस्ड का वैल्यू कुछ ऐसा था, जहाँ पे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, वैसे ही एक चार्जिंग बाय कंडक्शन है हमारा, जो वहाँ आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मान लो दो कंडक्टर है, एक्चुअली स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। ठीक है, तो अगर रेडियस R1 R2 है तो ऑब्वियस है कि कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा, C1 C2। हम लोग मान लेते हैं कि इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। अब चार्जेस डिफरेंट है और हम भी ये भी मानते हैं कि पोटेंशियल भी दोनों का डिफरेंट है। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या कहता था? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन कहता था कि चार्ज वो जो है डेवलप होता है, लेकिन कब? जब हम कनेक्ट करते हैं कंडक्टर को, तब कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तब चार्जिंग बाय क्या होता है? कंडक्शन होता है ना। ठीक है, वेरी गुड। अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं किए, कनेक्ट करेंगे, आपकी इच्छा होगी जरूर करेंगे कनेक्ट। पहले यहाँ क्या क्या गिवन है वो समझ लो। सबसे पहले यहाँ जो टोटल चार्ज गिवन है, टोटल चार्ज Q गिवन है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा छोटा हो गया। टोटल चार्ज जो Q गिवन है वो है आपका Q1 प्लस Q2, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका रीजन ये है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है? हमेशा कंजर्व होता है, इसलिए ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम अगर कनेक्ट कर दें, तो जाहिर सी बात है कि चार्जेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, चार्जेस बदल जाएंगे, Q1 डैश Q2 डैश, लेकिन चार्जेस का फ्लो हमेशा तब होता है जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है, ये आप लोग को मालूम है। तो V1 V2 में जो छोटा होगा वहां से ट्रैवल करेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि दोनों, समझदार है, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक कि दोनों क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। बराबर होने के बाद कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये V तो सेम हो गया, चलो ठीक है। अब होगा क्या? तो ये Q1 डैश C1 V के इक्वल हो जाएगा, Q इक्वल टू CV होता है ना, और Q2 डैश C2 V के इक्वल होता है। तो अगर हम V फाइंड आउट कर लें, यानी जो हमारा सेम पोटेंशियल हो गया है वो फाइंड आउट कर लें, देन वी कैन कैलकुलेट द चार्जेस। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? इनिशियल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल चार्ज, है ना।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स हो जाएगा C1 प्लस C2, दोनों में V कॉमन ले रहे हैं। ये कैसे हुआ समझ में आया? इसका C1 था, V1 पोटेंशियल था, इसका कैपेसिटेंस C2 था, पोटेंशियल V2 था, याद है ना? चलिए ठीक है, तो यहाँ से V क्या आ गया हमारा? V आ गया C1 प्लस एक्चुअली C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो आप कि एक्चुअली ये Q1 प्लस Q2 है क्या, हमारा टोटल चार्ज है। ठीक है, तो इसको हम दो तरह से और कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन C1 प्लस C2। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा यहाँ से Q1 डैश क्या आ गया, Q1 डैश आ गया आपका C1 Q अपॉन C1 प्लस C2, Q2 डैश आ गया C2 Q अपॉन C1 प्लस C2 होगा। ये नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिए। और एक चीज़ क्या देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस का रेशियो कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल, क्योंकि V और V कैंसिल हो जाना है, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल C1 अपॉन C2। इसको भी नोट करिए। हो गया नोट? चलिए, बहुत अच्छा बात है, ये हमारा रिजल्ट मिल चुका है। अब और कुछ बातें करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूरा रिजल्ट याद रखना है हम लोग को। ठीक है, अब देखो क्या बताना है। देखो, हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था C का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लिखवाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि C डायरेक्टली डिपेंड करता है R पे, जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस चेंज होगा। इसका मतलब ये हमको समझ में आया कि C1 अपॉन C2 इक्वल्स हो जाएगा R1 अपॉन R2। तो फिर देखो यहाँ से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो नया चार्ज है वो R1 अपॉन R2 के रेशियो के भी इक्वल होगा। अगर रेडियस क्वेश्चन में दिया रहे तो आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो, और सिर्फ रेडियस दिया हुआ रहे तो भी हम चार्ज निकाल सकते हैं। देखो कैसे, C1 R1 के लिखो, कांस्टेंट है तो कुछ R1 के लिखाएगा, फिर C2 को भी R2 के लिखाओगे तो K से K कॉमन लेके हट सकता है, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा R1Q अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ आ जाएगा R2Q बाई R1 प्लस R2, यानी रेडियस के टर्म में भी हम इसी आंसर को लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में रेडियस ही गिवन होता है। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारा Q1 डैश R1Q अपॉन R1 प्लस R2, ये रिजल्ट है हमारा। ठीक है, और Q2 डैश हो गया R2Q अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? देख लो पहले, ये रिजल्ट है हमारा। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ और भी टॉपिकें आएंगी, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इस पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये नोट हो गया? ठीक है, चलो अब क्या करना है वो समझते हैं। मन में आप लोग एक सवाल होना चाहिए, या मेरे मन में है तो अच्छी बात है, आपके मन में भी आ जाएगा। चार्ज का ट्रांसफर हुआ, बहुत सही बात है। चार्ज का ट्रांसफर इक्वल पोटेंशियल पे हुआ, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। बहुत सही। क्या इस केस में एनर्जी में कुछ चेंज आया, लॉस, गेन, या फिर नो चेंज? बहुत अच्छी बात है, हम देख सकते हैं कि एनर्जी में चेंज आया या नहीं आया। कैसे, उसको समझते हैं। हम यहां कैलकुलेट करेंगे डेल्टा यू, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ
कि U इनिशियल बड़ा है U फाइनल से, मतलब कि लॉस हुआ होगा। और अगर ये लेस देन 0 आता है तो U इनिशियल है छोटा U फाइनल से, यानी गेन ऑफ एनर्जी हुआ होगा। और अगर ये रिजल्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब कि किसी भी प्रकार के एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ है, एनर्जी सेम है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे UI माइनस UF, फिर रिजल्ट से देखेंगे कि लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब समझदार तो आप हैं। तो पहले इनिशियल एनर्जी, इनिशियली इनके C1 था, इसका कैपेसिटेंस पोटेंशियल V1 था, मतलब इसका एनर्जी हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर। वैसे ही उसका क्या होगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ। फाइनल वाले में दोनों के पोटेंशियल सेम हो चुके हैं, तो C1 V स्क्वायर C2 V स्क्वायर। अगर आप लोग समझ रहे हैं बात को तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, इनमें हाफ V स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करिएगा, देख लीजिएगा, ऐसे इजी है, कुछ खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हाफ कॉमन ले लो और V का वैल्यू रखो, तो V का वैल्यू है क्या हमारे पास, तो ये V का वैल्यू है हमारा C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप चाहो तो Q भी रख सकते थे, लेकिन Q नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमारा सारा टर्म C1 V1 के टर्म के हिसाब से सेट किया हुआ है। हाफ कॉमन C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब तुम जरा सोचो यहाँ पे, इसका स्क्वायर करोगे तो बॉटम वाले टर्म का भी तो स्क्वायर होगा, यानी डिनोमिनेटर का, और स्क्वायर होगा तो ये टर्म इसके स्क्वायर वाले टर्म को काट देगा, बचेगा एक टर्म, और ये होगा आपको याद होगा ऐसा ही एक टर्म आप लोग पढ़े हैं इसमें कॉलिजन में, बस वहाँ पे C1 और C2 की जगह मास था और V1 V2 की जगह पे वेलोसिटीज था, और वो लॉस इन एनर्जी फाइंड आउट किए थे हम लोग। सेम वही रिजल्ट आएगा, बस समझ लीजिए कि M की जगह C हो गया और V की जगह V है, लेकिन वो कंडीशन बदल गया, वेलोसिटी की जगह पोटेंशियल हो गया। वहाँ भी लॉस इन एनर्जी हुआ था, यहाँ भी लॉस इन एनर्जी होगा। याद करिए कहाँ हुआ था, कैसा केस था कॉलिजन का, ये याद करिए आप लोग। तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हिंट के लिए वेलोसिटी जिसमें आफ्टर कॉलिजन सेम हो चुका था। चलो ठीक है, एलसीएम लिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट होगा बताओ। तो पहले तो इसको बड़ा कर ले बच्चा, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, फिर C1 तो हो गया मल्टीप्लाई, अब C2 कर लेते हैं, तो C1 C2 V1 स्क्वायर, ये पहला टर्म में हो चुका। अब सेकंड वाले में आते हैं, फिर वही चीज़ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ कर लो, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 ट्वाइस में V1 V2। कैंसिल हो रहा है कुछ, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, एकदम सेम वही चीज़ कैंसिल होगा। जैसे वहाँ भी याद करिए, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हुआ था ना, वेरी गुड। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ C1 C2 कॉमन ले लो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये रिजल्ट हो गया हमारा, है ना। तो अब यहाँ से देखो डेल्टा U का रिजल्ट क्या आ गया, डेल्टा U का रिजल्ट में देखो, ये जो मेरा है, ये डेल्टा U का जो रिजल्ट आ रहा है, डेल्टा U का रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से देखो तो ये मेरा A माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो रिजल्ट हो जाएगा हाफ ऑफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, और ये हो गया फाइनल रिजल्ट। अब देखो कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है।
तो जीरो तो है नहीं, जीरो तभी हो सकता था जब V1 V2 सेम रहता। तो V1 V2 सेम रहता तो चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होता, ऑब्वियस है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो अब ये स्क्वायर है, अगर ये टर्म निगेटिव भी आता तो पॉजिटिव होगा स्क्वायर, और बाकी सब पॉजिटिव, यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कि यू आई ग्रेटर देन यू एफ है, तो लॉस इन एनर्जी हुआ है। समझ गया क्या हुआ है? लॉस इन एनर्जी हुआ है। तो एनर्जी कहाँ लॉस हुआ? जो चार्ज आपने लाया उसमें। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप चार्ज ला रहे हो तो उसमें कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा। नोट करिए इसको। तो ये हो गया नोट आप लोग का। अब चलिए कुछ क्वेश्चन चलते हैं। अभी तक जितना पढ़ा हम लोगों ने उनमें से हर एक पर कुछ कुछ सवाल देख लिया जाए। कुछ सवाल। कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव कंडक्टर है, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है, और कह रहा है ये इमिट कर रहा है, इमिट बीटा पार्टिकल, ठीक है, लेकिन कितना? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेकेंड, हर एक सेकंड में इतना बीटा पार्टिकल कर रहा है इमिट। लेकिन इसमें से 80% एस्केप्ड फ्रॉम सरफेस, मतलब सिर्फ 80% ही क्या करते हैं, सरफेस से जा पाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है टाइम बताइए क्या होगा जब वोल्ट इसका, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कह सकते हैं इसका, कितना हो जाए 1 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले क्या दिया है वो देखते हैं। वी हैव रेडियस, अगर डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस तो दिया हुआ है, और बीटा पार्टिकल दिया है, इसका मतलब कि, और अगर बीटा में नहीं कुछ कह रहा है तो आप मान के चलो बीटा निगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। तो मतलब इस पर जो चार्ज है अगर निगेटिव रहता तो माइनस में लेंगे, और बीटा पॉजिटिव रहता तो प्लस में, लेकिन अमाउंट दोनों में चार्ज सेम ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये होता है, ठीक है। अब इस हिसाब से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस हिसाब से हम चार्ज निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में कितना चार्ज हो रहा है, क्योंकि जितना चार्ज आएगा उसका 80% हमको क्यू मिल चुका होगा। और डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालो, तो रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ 10 टू द पावर -3 मीटर, तो यहां से तुमको मिल जाएगा c। तो जब तुम्हारे पास c होगा, q होगा, तो v तो होगा ही, q ऐसे ही। चलो तो इसका वैल्यू रखते हैं हाफ 10 टू द पावर -3, और 1/4 होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा 1/18 इंटू 10 टू द पावर -12, इतना फैराड सी आया, ठीक है। क्यू की बात करते हैं, चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड क्या होता है, क्यू का फार्मूला था NE, लेकिन उसका 80% ही स्किप कर रहा है, तो 80%, 80/100, ठीक है। NE, N का वैल्यू दिया हुआ है हमको, जो दिया है उसको लिखते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 19। एक्चुअली 6.25 जो है वो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसको रखने दो भी फिलहाल, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, 96,961 हो जाएगा ये, इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई हम लोग, ठीक है। पहले फिलहाल इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो
10 है तो फिर ये 10⁻9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻−10, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। देखो 16 × 6 96 होता है, और उसका 0.25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 और 0.4 10 हो जाएगा इंटू 10, यानी 8 × 10⁻−9 कूलम्ब। तो चार्ज मिल गया और C मिल गया, और ये 1 सेकंड का। तो इन टी टाइम में क्या होगा, तो टाइम में होगा आपका Q, ये पर सेकंड एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 × 10⁻−9 इंटू टी कूलम्ब, ठीक है। अब क्या होता है कि V इक्वल्स होता है Q/C, तो 1 इक्वल्स हो जाएगा, और चूंकि V है हमारा 1 वोल्ट है ना, तो डायरेक्ट Q = C कर लेते हैं। अब Q को C के इक्वल करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा टी का। इजी है। C का वैल्यू उतना ही रख देंगे 1/18 × 10⁻12, और Q का वैल्यू रख देंगे 8 × 10⁻9, और बाकी तो टी सिंपल है। सॉल्व कर लीजिए इसको, नोट करिए इसको। अरे यार, हो गया नोट। चलिए एक नया सवाल और देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, मान लो इसका कैपेसिटेंस C है, और इनके बीच का पोटेंशियल अभी 100 वोल्ट है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी जो है इसका 100 वोल्ट है पोटेंशियल। अब कह रहा है कि सेम इसी कैपेसिटर में हम लोग क्या किए, एक रेजिस्टर लगा दिए, ठीक है। अभी ये पढ़े नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन इसके क्वेश्चन से आपको इसका कोई मतलब ही नहीं कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। आगे पता चलेगी कि डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की वजह जब पढ़ाएंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसका पोटेंशियल बन गया अब 80 वोल्ट, पहले 100 वोल्ट था, अब 80 वोल्ट बन गया। आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब लॉस्ट कर सकते हैं, डिसिपेटेड कर सकते हैं, ऐसा पूछा है। डीसी छोटा डिसिपेटेड वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है। लॉस्ट कितना निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनर्जी लॉस्ट ही कह रहा है, और वो साफ दिख भी रहा है कि एनर्जी लॉस्ट ही हुआ होगा क्योंकि V घट रहा है, C तो अभी भी सेम है। तो पहले तो डेल्टा U, V फाइनल है हमारा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा U, UI माइनस UF है ना, ठीक है, यानी हाफ C VI का स्क्वायर माइनस हाफ C VF का स्क्वायर, यही होगा। यानी हाफ C कॉमन VI का स्क्वायर माइनस VF का स्क्वायर होगा। अब जरा समझो बात को, तुमने पूछा है फ्रैक्शन, लॉस इन एनर्जी ने फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जब हमसे निकालने के लिए कहेगा तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, आप डेल्टा U में इनिशियल U से डिवाइड दीजिएगा, इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो हाफ C VI स्क्वायर माइनस VF स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ C VI स्क्वायर हो गया। 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा 100 माइनस, ये देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी का होल, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा 100 माइनस 80 डेट इज 20, और 100 प्लस 80 डेट इज 180 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। खचाक, 5 बार में, 9 बार में, 5 बार में, डेट इज 9/25। नोट करिए, इतना फ्रैक्शन एनर्जी लॉस्ट करेगा। हो गया वो नोट, तो फिर नया क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी करिए नोट।
ठीक है, ये नोट हो गया। अब नया क्वेश्चन देख रहे हैं। वो नया क्वेश्चन क्या कर रहा है सुन लो पहले। और ये क्वेश्चन क्या है, इसको कंसेप्ट में भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड मिलेंगे आपको हर एक जगह। ठीक है, उसको देखते हैं। और ये सारे अभी तक जितना हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसी पर है। फिर जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो और भी कई क्वेश्चंस देखेंगे। कह रहा है कि एंड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर कोलाइज टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। रेडियस आर है, यहीं पर लिखते थे सब चीज। इसका कैपेसिटेंस, इसका सॉरी ये दिखेगा भी नहीं आप लोग ऐसे इतना छोटा में, तो एक तो वैसे ही हम छोटा लिखते हैं। कैपेसिटेंस जो है इसका C है, और पोटेंशियल इसका V है। ठीक है, बिगर ड्रॉप, फॉर्म बिगर ड्रॉप। ठीक है, आपको इसका क्या फाइंड करना है, C। चलो इसका C भी फाइंड आउट कर लो, इसका V भी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, मतलब C डैश और V डैश ये फाइंड आउट करना है आपको। बिगर ड्रॉप है, ऑब्वियस है कि बिगर रेडियस होगा, तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस कैपिटल R है। ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में हम लोग बहुत सारा सॉल्व किए हैं, जो हमारे इस कंसेप्ट पर डिपेंड करता था कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगा। दैट कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज समझो, ये तो समझ में आ गया कि हमारा इससे रेडियस निकल जाएगा। दूसरा क्या चीज है कि भाई इस पे कुछ चार्ज तो होगा, तो इसका चार्ज हो गया Q इक्वल C/V, और इसका जो चार्ज होगा वो होगा N इंटू Q। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर और क्वांटिटेटिव इन नेचर। कंडीशन सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलो C पे बात करते हैं। उसके पहले बहुत तेज हो, आ रहे बात करेंगे। वेरी गुड। तो चलो वॉल्यूम का करते हैं। तो N इंटू 4/3 पाई आर क्यू इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यू। तो R इक्वल्स हो जाएगा N का क्यूब रूट इंटू स्मॉल r। ये आपको कैपिटल R मिल गया। तो अब हमारा जो C डैश आएगा वो क्या आएगा, तो C डैश होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो C का वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एप्सिलॉन नॉट R का वैल्यू कितना, N टू द पावर 1/3 इंटू R। और आप ध्यान से देखो तो N टू द पावर 1/3 को छोड़ के सारे वही रिजल्ट है जो C में आपको दिख रहे हैं, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C डैश क्या हो जाएगा यहां से, तो C डैश हो जाएगा इतना मल्टीप्लाइड बाई R। ये रिजल्ट हो गया हमारा। अब एक चीज तो फाइंड आउट कर लिए, Q भी फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग। V का क्या होगा, V का क्या होगा, V डैश क्या होगा, तो देखो तो V डैश होगा Q अपॉन C डैश, यही होगा ना, और कुछ तो कर भी दे सकते हैं हम लोग। तो ये NQ और N टू द पावर 1/3 इंटू C। Q/C को कहते हैं हम लोग V, और यहां नहीं कुछ है तो पावर 1, और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो 1 से 1/3 घटेगा तो 2/3 आ जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा N टू द पावर 2/3 इंटू V। ये V डैश का रिजल्ट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो ये एज ए फॉर्मूला यूज करिएगा आप लोग। जनरली जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें डेटा रहेंगे, N का वैल्यू, R का वैल्यू, C डैश का वैल्यू, या C जो V है, फिर यहाँ भी आपका डेटा रहेगा। आप इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन या फॉर्मूला डिपेंड आप पर करता है। हो गया नोट? ठीक है, चलो एक चीज़ और जो पीछे हमारा छूट गया था उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग अभी एनर्जी पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, हाफ CV² जो कुछ आया था हमारा, उसमें एक टर्म हम लोग को पढ़ना है, एनर्जी डेंसिटी, है ना, उसको निकाल लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली वहाँ ही आप लोग लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, छूट चुका था वहाँ का।
एनर्जी डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, यू और वी के रेशियो को कहते हैं, या फिर डी यू अपॉन डी वी। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ है उसको रखते चल जाओ। तो ये हाफ सी वी स्क्वायर है, और ये वी हम यहाँ पे हटा रहे हैं क्योंकि वी समझ में नहीं आएगा, तो एक ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ऐसा कुछ था क्या कि उसका एरिया ए था ना, एरिया ए था और डिस्टेंस डी था। तो एरिया ए और डिस्टेंस डी, देयर वॉल्यूम हो जाएगा आपका ए इंटू डी, ठीक है। तो ए इंटू डी। सी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए। और वी को कहते हैं हम लोग ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई उन दोनों प्लेट्स के बीच के, तो डी फिर ए है ही हमारा, और ये हो जाएगा इसका ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी। डी से डी कैंसिल पूरा और ए से ए कैंसिल, तो ये रिजल्ट आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपका छोटा यू का यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का या एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चन आज, कुछ रिजल्ट, ठीक है। कुछ ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चन, ये हो गया हम लोग का क्या, कुछ क्वेश्चन, कुछ रिजल्ट, एनर्जी डेंसिटी, फिर बाकी जो हम लोग पढ़े, बाकी इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ और शुभ रात्रि।